Hello student, this is KK Bhatt here. Dear students, today once again I am here with the revisional video of SST of class 7th. Dear students, today I am going to describe about democracy. You know well that a republican form of government is based on the principle of democracy where the head of the state is elected by the people. And what we call democracy where a republican form of government is based on the principle of democracy where the head of the state and the president is elected by the people. First of all, just we see here, we are going to describe type of democracy. Dear students, you know well that direct and indirect democracy. Democracy are two types. The first is called direct democracy, second is called indirect democracy. We have read that all the male citizens in Athens were member of the assembly, a body that took all the important decisions. India is a democracy, but do you think all the citizens of India directly take part in all the decisions of the government? Why? Let us try to understand. अब देखते हैं कि मतलब ये कह रहे हैं कि क्या आप देखते हो कि भारत भी क्या एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, तो क्या है सभी लोग जितने लोग भी हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक डायरेक्ट होता है दूसरा इनडायरेक्ट होता है। अब देखते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर द सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट। डायरेक्ट में क्या होता है, जहाँ पे जो सिटीजन होता है वो डायरेक्टली जो है वो पार्टिसिपेट करता है किसी भी गवर्नमेंट अफेयर्स में। टुडे डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ओनली स्मॉल कंट्रीज सच एज स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड जानते हो बहुत, तो स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इट इज़ पॉसिबल इन स्विट्जरलैंड दैट एवरी मेंबर प्ले रोल टू डेवलप द कंट्रीज बिकॉज ऑफ द लैक पॉपुलेशन। बट अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो आप देखते हो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इस तरह से थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो वही कह रहे हैं मोर पॉपुलर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो सबसे पॉपुलर है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जो बहुत सारे देशों में है, वेयर पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, हाँ चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद प्रत्याशी आते हैं, प्रत्याशी को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, उनका हम चुनाव करते हैं और चुन करके उनको हम भेजते हैं, फिर उन लोगों में भी चुनाव होता है और इस तरह से एक जो प्रोसेस मेंटेन होता है, ठीक है, ये होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। अब ऐसा तो नहीं कि मतलब एक बार किसी को पीएम आप बना दिए तो हमेशा प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति रहे, ठीक है। तो हर किसी देश में 4 ईयर्स किसी 5 ईयर्स के बाद री इलेक्शन होते हैं और 5 साल के बीच में एक जो जजमेंट होता है वो किसके हाथ में होता है, ये जजमेंट जो होता है पब्लिक के हाथ में होता है। पब्लिक ये देखती है कि 5 साल के बीच में ये कितना काम किया है, क्या हमारे वादों पे खरा उतरा। अगर उसे लगता है कि नहीं इसने अच्छा काम नहीं किया तो पब्लिक क्या करती है, उसको हटा देती है। इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर रेगुलर इंटरवल सो दैट पीपल कैन चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। ऑल द सिटीजन इज कल बाय द चूज अलाउड टू द पार्ट इन द लेजिस्लेचर। अब आप देखिए इक्वलिटी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी नोन मोर अबाउट। अब आके देखिए हम बात करते हैं डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी की। डॉटर्स ऑफ एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर इन मुंबई टॉप द चार्टर अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन। अब जैसे कि मान लो अब यहाँ तो चाहे वो रिक्शा चलाने वाला बच्चा हो, चाहे वो किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियल का बच्चा हो, चाहे वो किसी मिनिस्टर का बच्चा हो, चाहे डॉक्टर का बच्चा हो, चाहे डीएम का बच्चा हो, अगर एग्जामिनेशन अगर कराए जाते हैं
तो उसमें सभी पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा तो बैन नहीं रहता कि नहीं आप नहीं जाओगे, आप नहीं जाओगे। और अपने टैलेंट के बल पे जो बच्चे प्रतिभा के बल पे जो नौकरी जॉब हासिल करते हैं वो अपना आगे, जैसे मान लीजिए अभी इसमें देखिए एक रिक्शा ड्राइवर, आप जानते हो रिक्शा ड्राइवर क्या है, बहुत लेस अर्निंग पर्सन है, लेकिन फिर भी उसकी जो बच्ची है, ठीक है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जामिनेशन को टॉप करती है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी से, यानी कि लिविंग इन लोअर लाइफ और डॉक्टर ऑफ ऑटो रिक्शा कैन बी हियर बिकम एन अकाउंटेंट्स, दैट इज बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेसी। फिर आप दूसरा देखो, कह रहा है कि डॉक्टर ऑफ वेरी पुअर फार्मर बिकम द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ हर विलेज। जैसे मान लीजिए परीक्षाएँ होती हैं, नीट की परीक्षाएँ होती हैं, तो कोई भी बच्ची अगर टैलेंटेड है, पढ़ रही है, परीक्षा पास आउट कर रही है, तो वो जो है डॉक्टर हो सकती है। पुअर न्यूज़पेपर वेंडर गेट्स एडमिशन इनटू अ वेरी फेमस मैनेजमेंट इन कोलकाता। गर्ल्स स्कोर मोर देन बॉयज़ इन CBSE ऑल इंडिया एग्जामिनेशन। तो आप देख सकते हैं ये डेमोक्रेसी की देन है कि यहाँ पे जो गर्ल्स वो भी आगे आ रही हैं और दे गेट गुड मार्क्स इन CBSE ऑल एग्जामिनेशन। A talented cricketer from the tribal community has become selected to play for Team India। अब कोई ट्राइबल कम्युनिटी का है या बहुत लोअर कैटेगरी, उसके पास कैटेगरीज है, अगर उसका टैलेंट है, क्रिकेट को शो ऑफ कर रहा है, अगर प्रॉपरली वो प्ले कर रहा है, तो उसका भी सिलेक्शन क्या हो सकता है, क्रिकेट टीम में, इंडिया क्रिकेट टीम में हो सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो टॉप क्लास पे है या बहुत हाई पद पे बैठा हो उसी के बच्चे जो हैं अच्छी जगहों पे जा सकते हैं। हमारे आपके बच्चे भी जा सकते हैं। ये डेमोक्रेसी की ही पावर है कि गरीब से गरीब घर का बच्चा भी क्या करता है, बड़े से बड़े एग्जामिनेशन में बैठता है और वो पास आउट होता है और अपने अधिकार को जान करके खुश होता है। What do these reports show? Such reports show that in a democracy like India, every person has equal opportunity to lead his her own life and follow his her own ambition। मतलब ये डेमोक्रेसी की पावर है कि भारत का हर व्यक्ति अगर कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, किसी भी तरह की कोई कार्य मिलती है, तो उसमें इक्वलिटी है, तो भारत के सब कोई भी नागरिक हो, भारत का नागरिक अगर है तो परीक्षा में बैठ सकता है, वो टॉप कर सकता है, अपने टैलेंट के आधार पर अपनी जीवन को आगे बढ़ा सकता है और उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजियस, सेक्स एंड जेंडर। अब देखो ये जो चीज़ कह रहा है डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है, अभी तो कुछ हद तक समाज में है, लेकिन जॉब में किस तरह का कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। तो कास्ट हो चाहे क्रीड, रिलीज, कोई भी सेक्स, जेंडर हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एनी बॉडी बॉय और गर्ल्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री कैन बिकम ए डॉक्टर, इंजीनियर इफ ही हैज़ ए राइट टैलेंट। तो कह रहा है कि मतलब भारत का कोई भी व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर हो सकता है, लेकिन ज़रूरत है उसके पास अगर टैलेंट है तो। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन। यानी बॉय और गर्ल्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री कैन बिकम ए डॉक्टर और इंजीनियर। He, she will face to discrimination due to his, her caste, sex और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अगर कोई व्यक्ति है जो जात के आधार पे या जेंडर के आधार पे, सेक्स के आधार पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है या आर्थिक आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, सिमिलरली एनी पर्सन ही सी हैज़ इनफ टैलेंट कैन रिप्रेजेंट इंडिया एज ए पर्टिकुलर स्पोर्ट और म्यूजिक का डांस। तो अगर आपके पास क्षमता है तो आप किसी भी क्षेत्र में अपने नाम को आप आगे बढ़ा सकते। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड। ड्यूरिंग इलेक्शन ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया आर अलाउड टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जो भी हमारे देश के नागरिक हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी इक्वलिटी मिली है। अगर हम बात करते हैं रिलीजियस इक्वलिटी, तो जैसे रिलीजियस इक्वलिटी, धर्मनिरपेक्षता की बात हम करते हैं, तो भारत में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को इक्वल राइट है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सबको इक्वलिटी का अधिकार दिया गया है। सबको अपनी बात करने का, अपने धर्म को अपने हिसाब से पालन करने का अधिकार है। अब हम बात करें रिलीजियस इक्वलिटी, तो धार्मिक इकोनॉमिक इक्वलिटी, सरकार जो चाहती है वो जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन है
इसको वो ख़त्म करना चाहती है और इट मीन्स दैट वर्कर्स विल एज बी एक्सप्लॉयड बाय देयर एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इकोनॉमिक इक्वलिटी है, सोशल इक्वलिटी है, आर्थिक आधार पे भी लोगों की इक्वलिटी है। जैसे आप कहीं काम कर रहे हो तो वहाँ पे अगर समान काम है तो समान सैलरी का नियम है, वहाँ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद आप देखते हो तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रही है और सभी लोग अपने हिसाब से उसको मैनेज करने का काम कर रहा है। अब आप देखते हैं मेनी काइंड्स ऑफ, ठीक है, इनइक्वलिटीज क्राइसिस इन द डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। लुक एट द सम एग्जाम्पल। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ हमको लग जाएगा कि भारत में ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ अनइक्वलिटी की बात हमसे की जाती है। अब वो कौन सी जगह आप देख सकते हैं। इन आवर हाउसेस, in our house help are often allowed to sit on the sofa and dining table। अब घरों में देखेंगे जो हाउसेस हेल्पर्स हैं वो नॉट अलाउड, उनको सोफा या डाइनिंग टेबल बैठने के अलाउंस नहीं होता। दे आर मेड टू सिट ऑन द फ्लोर आर गिविंग सेपरेट बेड्स आर यूटेंसिल। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इक्वलिटी। अब देखते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे उनको ज़मीन बैठे खाना पड़ता है, तो ये सोशल इक्वलिटी है। अब रोहित फादर इज़ ए पुअर डेली वेज लेबर। अब देखते हैं एग्जांपल देते हैं कि रोहित के जो फादर हैं वो पुअर डेली वेज वैक्स लेबर हैं, डेली कमाने वाले व्यक्ति हैं। ही कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू, ठीक है, टू स्कूल। वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उनको अच्छे स्कूल में बच्चे को भेज नहीं सकते। वेन दे सी चिल्ड्रन ऑफ देयर एज गोइंग टू स्कूल इन ए बिग बस। जब देखते हैं कि सारे जो बच्चे होते हैं वो बड़े बस में बैठ के स्कूल जाते हैं। दे वांट टू गो टू स्कूल देमसेल्फ। वो भी स्कूल जाना चाहते हैं बट देन दे रिमेंबर दे आर टू पुअर टू गो टू। मतलब मुझे याद आता है कि भाई वो तो बहुत गरीब हैं और इस तरह से वो स्कूल नहीं जाते। इट इज़ द इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, या सोशल इनइक्वलिटी हो गई या इकोनॉमिक इक्वलिटी हो गई। मैनी सच स्टैंड्स शो दैट इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वलिटी आर स्टिल वेरी कॉमन। सोशल प्रैक्टिस सच एज द कास्ट सिस्टम एंड लेस पे फॉर वीमेन और इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर सच इनइक्वलिटी। जब आप देखते हैं एक पुरुष अगर कोई काम करता है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है, पर औरत करती है तो उसको कम सैलरी मिलती है। ये भी क्या है, एक सोशल इनइक्वलिटी है। treated the subordinate class unfairly, resulting in huge inequalities in the society. They have been subjected to social, economic, and religious inequalities and tremendous oppression by the dominant class। ठीक है, और अक्सर देखा जाता है बड़े पैमाने पर जो बड़ी जात के लोग होते हैं वो छोटे जात को डोमिनेट करते हैं। दिस पीपल आर समटाइम रिफर्ड एज द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ऐसे लोगों को मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी मतलब समाज से दूर कह सकते हो, चीज़ों से दूर है। ठीक है, मेनी सोशल रिफॉर्मर्स सच एज राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीम अम्बेडकर एंड अदर raised their voice against the discrimination practice prevalent in the society. They work tirelessly for the uplifted of the deprived section of the society। मतलब ये लोग बार बार कोशिश करते रहे कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको भी ऊपर उठाया जाए। तो as citizen we should try to discourage different type of discrimination in the society by not encouraging any discriminatory practice। only then true democracy can be established। अगर सर की हम बात करते हैं कहीं कोई इनइक्वलिटी ना हो, कहीं कोई सोशल डिफरेंसेस ना हो, सारी चीज़ें परफेक्ट ऑर्डर में हैं, तो वास्तव में वही जो होती है रियल डेमोक्रेसी होती है जिसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग बात करेंगे इनइक्वलिटीज अराउंड द वर्ल्ड। देयर आर फ्यू ग्रेट थिंकर एज आंग सान सू की, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, एस वन मेनीज। तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे उनके क्या विचार हैं, कैसे उन लोगों ने सोशल इक्वलिटी के लिए, इकोनॉमिक इक्वलिटी, रिलीजियस इक्वलिटी के लिए कितना उन्होंने संघर्ष किया है। अब उस पर हम लोग टुमारो आई विल डिस्कस टुमारो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक।